अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफ़ी को। तो आज हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी बायोग्राफ़ी देखेंगे। उसके अंदर जो फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा सबसे पहले ऑथर का, उसके बाद यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का। उसके बाद हम उसके अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, फिर हम एजुकेशन एंड मैरिज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैरियर है और नोटेबल वर्क्स एंड आइडियाज़, फ़िलासफ़ी, रिलीजन, और उसके बाद हम उनके क्या करेंगे ऑनर्स यानी अवार्ड्स वगैरह जो इनको दिए गए थे, और एंड पे हम डेथ को डिस्कस करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफ़ी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके साथ हम अर्ली लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नॉर्थ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट कोकरमाउथ में 7 अप्रैल 1770 को पैदा हुए। उनके फादर एक जाने पहचाने लॉयर थे। उनका तल्लुक एक प्रॉस्पेरस फैमिली से था। वर्ड्सवर्थ की मदर और फादर की डेथ हो चुकी थी जब वो 15 साल के उम्र को पहुँचे। फिर वो और उसके 4 दूसरे बहन भाई, उनकी देखभाल उनके रिलेटिव्स के यहाँ हुई। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ के 2 भाई और 2 बहनें भी थी। उसकी बहन जो कि पोइट थी और उसकी डेरिस्ट बहन थी, उसका नाम डॉर्थी था, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। तो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ से ये सबसे ज़्यादा क्लोज थे और सारी फैमिली में से उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट भी डॉर्थी के साथ हुई। और डॉर्थी उसके पैदा होने वाले साल के आसपास के सालों में पैदा हुई थी। उनके 3 और बहन भाई, जिनमें रिचर्ड सबसे बड़ा भाई लॉयर था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो जॉन, उसकी मौत 1805 में हुई जब वो साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के सी में शिप के सफ़र पे था। उसकी शिप हादसे का जो है वो शिकार हो गई थी। और क्रिस्टोफर, उसकी बहन जो कि रिलीजियस लाइन में चली गई और कैम्ब्रिज के कॉलेज ट्रिनिटी की मास्टर बनी। वर्ड्सवर्थ के फादर का जो है वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर और बच्चों से दूर रहते थे, इसलिए तमाम बच्चों के साथ साथ उनकी जो है वो फैमिली को कम टाइम देते थे और उनकी बच्चों के साथ जो अटैचमेंट थी वो बहुत कम थी। इवन के 1783 में उनकी डेथ हो गई, मगर वो वर्ड्सवर्थ की रीडिंग्स और राइटिंग्स को इनकरेज करते थे। वो इसे स्पेंसर, मिल्टन और शेक्सपियर के वर्क्स को ज़ुबानी याद करने के लिए इंसिस्ट करते थे। उसे अपने फादर की लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। वर्ड्सवर्थ अपनी माँ के पेरेंट्स यानी अपने ननिहाल के घर में वक्त गुजारते थे, जो कि कम्बरलैंड पेनरिथ में मौजूद थे। उनकी मदर जो है वो उनके फादर से पहले यानी 1778 में मर गई थी। उससे पहले वर्ड्सवर्थ अपनी मदर से ही अर्ली एजुकेशन यानी तालीम वगैरह हासिल की थी। अब एजुकेशन की अगर बात करें तो अपनी मदर से स्टार्टिंग में शुरुआत में पढ़ना सीखने के बाद उसे कोकरमाउथ के एक छोटे से स्कूल में भेजा गया। फिर उसके बाद पेनरिथ की एक अपर क्लास स्कूल में से दाखिल करवाया गया, जहाँ पे रिच फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में स्कॉलरली और लोकल दोनों तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। जहाँ पे एन बर्किट से पढ़ता था, जहाँ बच्चों को तमाम जो हैं वो फेस्टिवल्स, ईस्टर, मई डे, ट्यूसडे, शॉप वगैरह के बारे में एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। आगे चलकर इसी स्कूल में उसकी मुलाकात मैरी एचिसन से हुई, जो कि बाद में उसकी वाइफ बनी। वर्ड्सवर्थ के मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने 1778 में उसे लैंडशायर में एक स्कूल, हॉकवर्ड ग्रामर स्कूल में दाखिल करवाया और डॉर्थी को यॉर्कशायर में अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेजा गया। उसके बाद डॉर्थी और विलियम वर्ड्सवर्थ 9 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। उसने साथ साथ जो है वो लिखना शुरू कर दिया था और 1787 में उसने कैम्ब्रिज में एसटी जॉन कॉलेज में एडमिशन लिया। 1791 में उसने वहाँ से बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। रिलेशनशिप एंड मैरिज की बात की जाए विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो 1791 में नवंबर में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस का विज़िट किया और रिपब्लिकेशन मूवमेंट में वो इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और हिस्सा भी लिया। वहाँ उसे एक फ्रेंच वुमेन एनिट वेलन से मोहब्बत हो गई और 1792 में एनिट ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम कैरोलिन था। कुछ माशी मसाइल की वजह से उसे वापस इंग्लैंड आना पड़ा और उसके वापस आने और होने वाले सर्कमस्टांसेस की वजह से एनिट को वर्ड्सवर्थ पर डाउट हुआ कि वो इसे अब शादी नहीं करेगा।
हाउएवर वो अपनी बीवी और बेटी को सपोर्ट करता रहा। उसने रेन ऑफ टेरर यानी ब्रिटेन और फ्रांस में होने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से वर्ड्सवर्थ अपनी बेटी और हेनरी से कुछ सालों तक मिल ना सका, और जब ये पीरियड ख़त्म हुआ तो 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ फ्रांस गया, और वहाँ जाने का पर्पज़ यही था कि एनिट को वर्ड्सवर्थ की मैरी एचिंसन के साथ मैरिज के बारे में बताया जा सके। वर्ड्सवर्थ ने पैदाइश के बाद 9 साला बेटी कैरोलिन को पहली दफ़ा देखा था, जो कि बहुत खुशगवार मोमेंट था। कैरोलिन की शादी के बाद उससे यानी 1816 से वर्ड्सवर्थ ने 13 पाउंड उसके लिए फ़िक्स कर दिए, जो कि 1835 तक जारी रहे। मैरी से उसकी शादी 1802 में हुई थी, जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ साबित हुई, और 1850 में मैरी की डेथ हुई। डॉर्थी और मैरी और वर्ड्सवर्थ की जो हैं वो एक ही साथ रहते थे, और मैरी जो है वो डॉर्थी की क्लोज़ फ्रेंड बन गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो मैरी एचिंसन थी, जिसने उसका ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो पब्लिश करवाया, जिसमें उसने अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। तो ये था उसका एक रिलेशनशिप, जो लाइक उसकी जो फ्रेंड्स कौन सर्कल में कौन था, उसकी जो है वो एसटी कॉलेज से जो मुलाकात हुई थी समरसेट के मौके पर हुई थी। उस डॉर्थी जो उसकी सिस्टर थी वो उसके साथ रहती थी, और मैरी एचिंसन जो उसकी स्कूल फेलो थी जिसके साथ उसकी शादी हुई थी 1802 में, और 1791 में जब उसने फ्रांस को विज़िट किया था तब वहाँ से उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और वो उससे उसकी एक बेटी थी। तो ये ओवरऑल उसका एक सिनेरियो था उसकी रिलेशनशिप का। अब हम उसके कैरियर और नोटेबल वर्क्स की बात करते हैं। अगर हम कैरियर और उनके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम की पहली कलेक्शन एन इवनिंग वॉक और दूसरी कलेक्शन डिस्क्रिप्टिव स्केच को पब्लिश करवाया गया। 1795 में इसे अपने एक रिश्तेदार रेजली से विरासत में 900 पाउंड मिले। उसके बाद उसने अपने कैरियर का एज ए पोइट के तौर पर कैरियर का आगाज़ किया, और 1795 में उसकी मुलाकात एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज उनके साथ समरसेट में हुई, और इन दोनों के दरमियान बहुत जल्द ही दोस्ती कायम हो गई। 1797 में डॉर्थी और विलियम वर्ड्सवर्थ समरसेट में अल्फॉक्सटन हाउस में शिफ्ट हो गए, जो कि कॉलेज के घर से चंद मील के फासले पर था, और वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड, जो कि इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में एक अहम वर्क के तौर पर जाना जाता है, उसकी कलेक्शन में उसका आगाज़ किया, उसको पब्लिश करवाया। उसकी कलेक्शन में वर्ड्सवर्थ की पोम टिंटन एबे और कॉलेज की पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर उसको वो पब्लिश हुई, जिसकी वजह से ये दोनों पोएट दुनिया में जाने जाते हैं। और दूसरी एडिशन जो कि 1800 में आया, इसमें सिर्फ वर्ड्सवर्थ की पोम शामिल है। अब हुआ ये था कि जो पहला ऑडिशन था जिसे 1798 में पब्लिश करवाया गया था, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इन दैट सेंस था क्योंकि इससे पहले जो था वो क्लासिकल एज थी, लोग उस तरह का लिखते नहीं थे, लोग जो है वो रॉयल लैंग्वेज लिखते थे। इंग्लिश जो थी वो एक रॉयल लैंग्वेज थी। आम ऐसे जो राइटर थे, जो पोइट थे, वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो आम इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने आके एक सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज का, एक कॉमन ले मैन की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जो आम पर्सन के लिए भी यूजेबल थी, अंडरस्टैंडेबल थी। बट इन्होंने क्या किया कि जो लिरिकल बैलेट था उसको पब्लिश करवाया विदाउट नेम, यानी ना इस पे विलियम वर्ड्सवर्थ का नेम शामिल था, ना उसका नाम शामिल था कॉलेज का। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि लोग जो हैं वो इस एडिशन पे किस तरह का रिएक्शन देते हैं। तो इससे पहले जो था या इस दौर में लोग सूडोनिम का भी यूज़ करते थे। सूडोनिम होता है जिसमें राइटर जो है अपनी बजाय किसी और राइटर का या कुछ और नेम जो है वो यानी तखल्लुस लिखते हैं। तो इन्होंने सूडोनिम का भी यूज़ नहीं किया था, बल्कि इन्होंने कोई भी नाम नहीं लिखा था। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब ठहरा और लोगों ने इसको पसंद किया। तो 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेट लिखा था उसका एक प्रेफर्स भी था, प्रेफर्स टू लिरिकल बैलेट था, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो पब्लिश करवाया था, और उस पर एक ही नाम शामिल था विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्कस किया है कि 18th सेंचुरी की वर्ड्स और न्यू टाइप ऑफ वर्ड्स में फ़र्क होता है। एक बिल्कुल आसान अल्फाज में है जो कि आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरी जो है वो पोइटिक डिक्शन है जिसमें पोइटिक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। उसकी पोइट्री के बारे में अपनी मशहूर डेफिनेशन उसने पेश की है, जिसमें वो बताता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ
powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected frequently. 1802 में इसका थर्ड यानी लिरिकल बैलेड का थर्ड एडिशन आया था और 1805 में लिरिकल बैलेड का फाइनल और लास्ट पार्ट जो है वो पब्लिश हुआ था। इस तरह की पोइट्री की फील्ड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिमार्केबल वर्क्स पेश किए जो कि आज तक पढ़े जाते हैं। उसके बाद उनका एक प्ले था द बॉर्डर। 1795 से 1797 के दरमियान विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना एक वर्क लिखा जो कि एक प्ले था द बॉर्डर। ये एक वर्स ट्रेजिडी प्ले था जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड हेनरी एट के दौर में लिखा गया, जब नॉर्थ के अंग्रेज़ों और स्कॉटिश बॉर्डर्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना हुआ। नवंबर 1979 में इस प्ले को थिएटर में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, मगर जो कोवेंट गार्डन थिएटर था और उसके मैनेजर थे थॉमस हारिस, उन्होंने इस प्ले को रिजेक्ट कर दिया। उसका क्लेम यह था कि प्ले को लाजमी तौर पर रिप्रेजेंटेशन में कामयाब होना चाहिए। इवन के 1842 तक भी इस प्ले को पब्लिश नहीं किया गया था। इस तरह कुछ अननोन रीजंस की बुना पर इस प्ले को रिजेक्ट कर दिया गया और इसको परफॉर्म नहीं होने दिया और 1842 तक ये प्ले पब्लिश भी नहीं हुआ था। तो ये वो सिंगल ओनली वन एंड ओनली इसका प्ले था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था और परफॉर्म नहीं किया गया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के ज़रिए ही जो है वो इन्फ्लुएंस किया है अपने आने वाले को। इवन कि उसका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो भी पोइटिक फॉर्म में ही है। विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क और पोम्स की बात करी जाए सैंकड़ वॉल्यूम की, तो वर्ड्सवर्थ ने एक फ़िलासफ़िकल लॉन्ग पोम को 3 हिस्सों में लिखने का फ़ैसला किया, जिससे इसने द रेक्लूस का नाम दिया। फिर इसने 1798 और 1799 में एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम लिखी जिसे पोम ऑफ कॉलरिज का नाम दिया गया और इसे द रेक्लूस का जो है वो अपेंडिक्स के तौर पर लिखा गया। 1804 में इसने अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा, जिसे द रेक्लूस की अपेंडिक्स की बजाय उसका प्रोलॉग बनाया। इसने वर्क मुकम्मल किया और 1805 में पहला वर्जन आया जिसका नाम था द प्रेल्यूड। फिर इसे 1805 में इसका भाई जॉन की डेथ की वजह से इसके वर्क को बहुत ज़्यादा इसके वर्क पे इसकी भाई की जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई। 1807 में वर्ड्सवर्थ का एक और वर्क पोइम इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुआ, जिनमें ऑड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड शामिल है। इस वक्त तक वर्ड्सवर्थ सिर्फ लिरिकल बैलेड की वजह से ज़्यादा मशहूर थे और उसे उम्मीद थी कि ये नई कलेक्शन उसके लिए न्यू रेपुटेशन कायम करेगी। हाउएवर इस कलेक्शन को ज़्यादा गर्मजोशी से इस्तकबाल ना किया गया। उसके बाद 1812 में उसके 6 साला बेटे थॉमस की डेथ हो गई। इससे 6 महीने पहले उसके 3 ईयर ओल्ड बेटी की भी डेथ हुई थी। इन्हीं सालों में इसे जो है वो वास्ट नीदरलैंड में स्टैम्प्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाने की जॉब मिली। इसकी पे 400 पाउंड ईयर फिक्स हुई। 1813 में उसकी फैमिली ये और उसकी बहन डॉर्थी वो रेडिल माउंट एम्बले साइड में शिफ्ट हो गए और बाकी तमाम ज़िंदगी वहीं गुजारी। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने द रेक्लूस का दूसरा पार्ट द एक्सोर्सिज्म पब्लिश करवाया। हाउएवर इसके पहले और तीसरे पार्ट की तकमील ना हो सकी, मगर दूसरे पार्ट में उसने अपनी थॉट्स अपनी इंटेंशन को अच्छे से प्रेजेंट किया। उसमें इसने तीनों पार्ट्स का पोइटिक जो है वो प्रॉस्पेरिटियस लिखा और इस वर्क में वर्ड्सवर्थ की नेचर ह्यूमन माइंड के रिलेशंस के बारे में कुछ फेमस लाइंस निकलती हैं। 1820 के करीब जो है जाकर उसने अपने अर्लियर वर्क्स के बारे में क्रिटिकल ओपिनियंस मिलना शुरू हुए। मशहूर पोइट विलियम ब्लेक जो कि इस वक्त के वर्क से अवेयर थे, उसने वर्ड्सवर्थ के ह्यूमन माइंड के हवाले से बोल्डनेस को अप्रिशिएट किया। वर्ड्सवर्थ की पोम द एक्सक्लूशंस की कुछ फॉलोइंग लाइन से ब्लेक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। व्हेन वी लुक इनटू आवर माइंड्स into the minds of man, my haunt and the man region of my। ये एक सॉन्ग था विलियम वर्ड्सवर्थ का द एक्सक्लूशन। उनकी लाइंस के जो रिस्पांस में विलियम ब्लेक ने अपने एक दोस्त हेनरी क्रैब को लिखा कि द पैसेज caused him a bowel complaint which nearly killed him। 1823 में विलियम वर्ड्सवर्थ के एक जो दोस्त थे विलियम ग्रीन की डेथ हो गई, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत
बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनके लिए अहमियत रखते थे। 1829 में उसकी बहन डॉर्थी बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस का शिकार होगी। कॉलरिज और उनका दोस्त चार्ल्स लैम्ब दोनों 1834 में मर गए और ये वर्ड्सवर्थ के लिए एक मुश्किल वक्त था। उसके बाद जेम हॉग भी गुजर गया। इवन के कई कंटेम्प्रेरीज के गुजर जाने के बाद उसकी पोइट्री को एडमायर करने वाले नए और यंग फ्रेंड्स सामने आए जिन्होंने उसका लॉस पूरा करने की कोशिश की। रिलीजियस बिलीफ एंड फ़िलासफ़िकल वर्क्स की बात की जाए, फ़िलासफ़िकल बिलीफ्स की बात की जाए तो 1812 में वर्ड्सवर्थ ने ये रिमार्क दिया कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए अपनी जान तक दे सकता है, जो कि उसके वर्क इक्लीसियास्टिकल स्केच 1822 में देखा जा सकता है। उसकी जो मजहबी कन्वर्सेशन थी उसने अपने पोम लॉन्ग पोम द एक्सक्यूशन 1814 में भी उसमें भी प्रेजेंट किया। उसकी ये पोम 19th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर रही। इवन के यूथफुल पॉलिटिक्स में मौजूद रहने के बावजूद वर्ड्सवर्थ अपने रिलीजियस बिलीफ से पीछे नहीं हटा बल्कि उनको मुसलसल प्रमोट करता रहा। बेहलर ने पॉइंट आउट किया है कि वर्ड्सवर्थ ह्यूमन पार्ट में मौजूद एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को इन्वोक करना चाहते थे। एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को इन्वोक करके वो अपनी पोइट्री को जो है वो ह्यूमन पार्ट के साथ रिलेट करना चाहते थे। इसमें एच.टी. कॉलेज ने फ़िलासफ़िकल व्यूज़ को रिवाइज करने की कोशिश की और इस फ़िलासफ़िकल रियलाइजेशन की वजह से वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में सिंपल लैंग्वेज पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जो कि आम आदमी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में कन्वर्सेशन को इमर्ज किया, जैसा कि आई को वी में कन्वर्ट किया। फेयरवेल पोम में इसने अपनी और अपनी सिस्टर की आइडेंटिकल इमोशंस को शो करने की कोशिश की है, सच एज वी लीव यू हेयर इन सॉलिट्यूड टू डॉवेल विद दीज आवर लेटेस्ट गिफ्ट ऑफ थंडर थॉट्स दाउ like the morning in the saffron coat, bright gown and march, marigold, farewell। इस तरह की कन्वर्सेशन जो कि एक पोइट की पोइटिक जर्नी में मौजूद रहे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आदमी पोइट का भी सोसाइटी में कोई वजूद मौजूद है और ये कॉमन मास ऑफ सोसाइटी का हिस्सा है। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड में पोइट ने ये एक्सप्रेस किया है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और ये सब लिखने के पीछे पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। इस तरह की कन्वर्सेशन पोइट्री लिखने से सोसाइटी और ह्यूमन माइंड का रिलेशन और उनके दरमियान रिलेशन का पता चलता है, जो कि एक अहम और ज़रूरी फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट है। तो इस तरह जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड के थ्रू जो है वो सोसाइटी और उसमें मौजूद होने वाले जो इम्पैक्ट हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद नोटेबल वर्क्स की बात करें, उनके फेमस पोम्स की बात की जाए तो एन इवनिंग वॉक वो उनके अर्ली पोम में शामिल है। डिस्क्रिप्टिव स्केच जिसे 1973 में फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन के तौर पर पब्लिश किया गया था। लिरिकल बैलेड जो उनके बाद फेमस वर्क था 1798 में पब्लिश किया गया। ये वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलेज की पोम्स की एक मशहूर कलेक्शन है और इसी कलेक्शन से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ हुआ। ये इंग्लिश लिटरेचर में एक लैंडमार्क के तौर पर पॉपुलर हुई। इसका दूसरा एडिशन जो है वो 1800 में आया जिसमें प्रेफर्स ऐड किया गया, पोइट्रिक प्रेफर्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया। 1802 में आने वाले एक और एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने प्रेफर्स के साथ साथ अपेंडिक्स भी शामिल किया जिसे पोइट्रिक डिक्शन के नाम दिया गया और 1805 में फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ। इस कलेक्शन की फेमस पोम ये हैं जो इस कलेक्शन के अंदर जो पोम्स शामिल की गई थी: साइमन ली, वी आर सेवन, lines written in early spring, the tables turned, the rime of ancient mariners, the thorn, line composed a few miles above Tainton Abbey, Lucy Gray, Michael, daffodils and many more। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए तो जिसे 1810 के ऊपर इसने अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक्सपीरियंस को लिखा। गाइड टू द लेक्स की अनदर पोम है, वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, 1810 में उसे पब्लिश किया गया। ये बुक ट्रैवलर गाइड्स है जो कि इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। ये सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने इसलिए लिखी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो द एक्सक्यूरेशन है जिसे 1814 में पब्लिश किया गया। ये द रेक्लूस का हिस्सा है। ये एक लॉन्ग पोम है, इसे द रेक्लूस का सेकंड पार्ट भी कहा जाता है। ये इनकम्प्लीट वर्क है और द प्रेल्यूड जो कि द रेक्लूस का थर्ड पार्ट है उसका भी हिस्सा समझी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है द लोडीमिया
ये 1815 से 1845 के दरमियान इसको पब्लिश किया गया। ये एक नरेटिव पोम है जो कि ट्रोजन वार के मुतालिक है। उसके बाद द वाइट डॉ ऑफ राइलस्टोन 1815, ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोम है जो कि 1807 टू 1808 में लिखी गई मगर 1850 में पब्लिश हुई। इसमें हिस्टोरिकल और लेजेंडरी एस्पेक्ट को शामिल किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो पीटर बेल है 1819, ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोम है जो कि 1798 में लिखी गई और 1819 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसमें पोइट अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए अर्थ, हेवन और ट्रैवल के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क था उसका द एक्लीसियास्टिकल सोनेट थी जिसे 1822 में पब्लिश कराया गया। और उसके बाद सफिशिएंट प्रेल्यूड, ये एक फेमस उसकी लॉन्ग नरेटिव पोम भी कह सकते हैं। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ये उसका एक पर्सनल वर्क है जिसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ के एक्सपीरियंस को रिवील किया गया है। उसने 1798 में इस पर काम शुरू कर दिया था जब वो 28 ईयर का था। इस पोम के बारे में कोई नहीं जानता था जब तक इसका फाइनल वर्जन पब्लिश नहीं हुआ था। ये अनटाइटल था और उसकी वाइफ मैरी एचिंसन ने इसको टाइटल दिया था। और उसकी वफ़ात के बाद जो है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की वफ़ात के बाद इसको 3 मंथ के बाद इसको पब्लिश करवाया गया। उसके जो हैं वो 14 बुक्स हैं इसके अंदर। इस पोम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ह्यूमन माइंड के इसके जो ह्यूमन माइंड है और पोइटिक ग्रोथ है उसको डिस्कस किया है कि जैसे कैसे जो है वो एक ह्यूमन माइंड नेचर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, नेचर को फील करता है, नेचर को डिस्कस करता है। तो इन 14 बुक्स के अंदर जो पहली बुक है वो उसमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बात करता है जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट में था और वो नेचुरल एक्टिविटीज़ करता था और फिशिंग, बोटिंग, इन सब चीज़ों को उसने डिस्कस किया हुआ अपनी पहली बुक्स के अंदर। पहली बुक्स के अंदर बेसिकली उसने अपने 1 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है। दूसरी बुक के अंदर उसने अपने 10 से 17 सालों के एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है और वो अपनी अर्ली लाइफ को डिस्कस करता है। थर्ड बुक के अंदर जो है वो अपने कॉलेज जो अपने कैम्ब्रिज में जो कॉलेज लाइफ थी उसके एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है कि कैसे वो कैम्ब्रिज में गया और वहाँ पे उसने जो दोस्तों के साथ मिला और उसके साथ जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है। फोर्थ बुक के अंदर वो समर वेकेशन को डिस्कस करता है जब वो वापस आता है लंदन में और अपने ओल्ड दोस्तों, अपने फ्रेंड से मिलता है। पांचवीं बुक के अंदर वो डिस्कस करता है कि कैसे उसने जो है वो बुक्स हैं उनको स्टार्ट किया और उनको पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो उसका जो इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ बुक्स की रीडिंग के अंदर। वो फेमस ऑथर को पढ़ने लगा, मिल्टन, शेक्सपियर, मार्लो, इन जैसे ऑथर को पढ़ना शुरू कर दिया उसने। 6 बुक के अंदर वो अपनी यूनिवर्सिटी की डेली लाइफ को बताता है कि जब वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था तो तब नेचर ही थी जिसने उसकी हेल्प की और अपनी मेमोरी से, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में वो अपने लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता था ना, तो वहाँ उसने बहुत सारी मेमोरीज़ थी जो नेचर के साथ उसकी मेमोरीज़ थी। तो उन नेचुरल मेमोरीज़ को उसने उसकी हेल्प की उस टाइम में उसको मूव ऑन करने के लिए और उस एक मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए हेल्प की नेचर ने उसको हील किया। और फिर उसके बाद जब सैंकर समर वेकेशन आता है तो वो अपना टाइम गुजारता है सिस्टर के साथ। सैंकर जो है वो सैंकर समर वेकेशन में वो डॉर्थी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करता है और वहाँ पे उसकी एक दोस्त भी होती है मैरी एचिंसन जिससे बाद में जाके उसकी शादी होती है। तो वो एक टाइम स्पेंड करते हैं। थर्ड समर वेकेशन जब उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी तो वो जब उसकी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट थी तो वो फ्रांस किया और टूर किया और ये सब सारी चीज़ें वो अपनी 6th बुक के अंदर डिस्कस करता है। 7th बुक के अंदर वो अपनी लंदन में डेली लाइफ को डिस्कस करता है कि किस तरह उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी थी। 8वीं बुक के अंदर वो एक सर्वे करता है अपने चाइल्डहुड से लेकर मैच्योरिटी तक का सर्वे होता है जिसमें वो अपने ऊपर जो है वो नेचुरल इम्पैक्ट को डिस्कस करता है कि नेचर ने उसकी लाइफ के ऊपर जो है वो किस तरह इम्पैक्ट किया है और कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया है। 9वीं और 10वीं बुक के अंदर वो अपने फ्रांस में जो उसने टूर किया था 1791 में वो फ्रांस किया था, वहाँ पे जो उसका टूर रहा था उसको डिस्कस करता है कि कैसे वो मूवमेंट से
इन्फ्लुएंस था और उससे उन लोगों का जो है था वो हामिद नासर था, क्योंकि वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो इंडिविजुअलिटी पे बेस करती थी, वो फ्रीडम पे बेस करती थी, वो राइटर को इख्तियार देते थे कि जैसा मर्जी चाहे लिख सको। तो उससे जो विलियम वर्ड्सवर्थ था वो बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो अपनी 9वीं और 10वीं बुक के अंदर वो अपने फ्रांस के एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है, और अपनी 11वीं बुक के अंदर वो ग्रेट स्पिरिचुअल क्राइसिस जो उसने महसूस किया था उसके बारे में डिस्कस करता है। और फाइनल की जो बुक्स हैं यानी 12, 13 और 14 उसमें वो डिस्कस करता है कि कैसे उसने लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन के साथ ही जो रोमांटिसिज्म है उसका इफ्तिताह किया था, और डॉर्थी और कॉलेज के साथ मिलकर उसने रोमांटिसिज्म का स्टार्ट किया था विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। उसने अपने एक्सपीरियंस का भी बताया है कि कैसे उसने जो एसटी कॉलेज के साथ मिलकर विदाउट एनी नेम एक लिरिकल बैलेड पब्लिश किया था, और बाद में 1800 में उसे विद द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश करवाया गया। उसका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत कामयाब ठहरा था, लोगों ने उसको पसंद किया था, और जो उसका आइडिया था जो जिस पे वो जो द होल रोमांटिसिज्म बेस करती थी वो यानी कि एक तो लैंग्वेज थी कि लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए और जिसको आम कॉमन आदमी जो है वो समझ सके। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो ख़यालात थे नेचर को लेकर वो बाकी पोइट से, बाकी राइटर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले भी कुछ पोइट्स थे जैसे कि अलेक्जेंडर पोप थे, वो भी जो है वो रोमांटिसिज्म उसके बारे में बात कहा जाता है कि वो भी नेचर के बारे में लिखते थे। उसके बाद विलियम ब्लेक थे, जॉन कीट्स थे, पी शेले थे, तो वो भी नेचर के बारे में लिखते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही क्यों फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर को लेके बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव एक इमेज, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते थे। उससे पहले जो राइटर थे या उसके बाद जो राइटर थे वो नेचर की डार्क साइड को भी दिखाते थे और उनको साइंटिफिक मेथड के ज़रिए भी प्रूव करते थे। बट विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर का हमेशा पॉजिटिव इमेज लेके आते थे, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके आते थे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते थे ऑन ह्यूमन लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ को इसलिए जो है वो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव वे जो है वो दिखाया है टू डिस्क्राइब नेचर और टू डिस्कस नेचर, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ रही है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को 4 स्टेजेस में डिस्कस करते हैं, जो कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की जो है वो अपीयरेंस को, एक्सटर्नल अपीयरेंस को डिस्कस करते हैं और उसको भी उसके बारे में लिखते थे। इसके अलावा वो नेचर की जो पीस है, जो शांति है, जो सुकून है, उसको डिस्कस करते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके अलावा समझते थे कि जो नेचर है वो एक लिविंग सोल है, वो हमें नज़र आती है। जैसे उन्होंने अपनी एक पोम जो हमें कोर्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं, 9th की डैफोडिल्स एक पोम है जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो किस तरह मूव ऑन कर रही होती हैं। इसके अलावा वो बादलों के ज़रिए भी और इनको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, नेचर को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि नेचर जो है हमें एक लिविंग सोल के तौर पर महसूस होती है। और जो आखिरी पॉइंट है उसका, वो कहते हैं कि जो नेचर है वो एक टीचर है मैनकाइंड का, ह्यूमन मैनकाइंड का। तो इस तरह जो है वो 4 स्टेजेस के अंदर बयान करते हैं कि नेचर जो है वो इंसान के साथ किस तरह मुंसलिक है। और इसके अलावा वो डिस्कस करते हैं कि जो नेचर है वो उसका हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है ह्यूमन माइंड का ऊपर, ह्यूमन नेशन के ऊपर। तो इस तरह जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं बाकी पोइट से डिफरेंट हैं। अगर अब अवार्ड्स की बात की जाए, विलियम वर्ड्सवर्थ को जो अवार्ड्स और ऑनर मिले तो 1838 में उसे यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम की तरफ से सिविल लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री मिली, और इसी साल इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑनरी डिग्री मिली। 1842 में उसे गवर्नमेंट की तरफ से 300 पाउंड पर ईयर के हिसाब से सिविल लिस्ट पेंशन में लिस्टेड किया गया। 1843 में रॉबर्ट सॉथी की तरफ से, और रॉबर्ट सॉथी जो है वो उसकी डेथ हुई, उसके बाद उसे यूके प्राइम मिनिस्टर ने पोइट लॉरिएट का खिताब मिला। तो पोइट लॉरिएट क्या होता है, उसका नेशनल पोइट होता है। जो फर्स्ट पोइट लॉरिएट थे वो जॉन डन थे, और उसके बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे यानी 1843 से 1850 उनकी डेथ तक जो हैं वो पोइट लॉरिएट रहे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पोइट को एक खिताब मिलता है जो नेशनल पोइट का खिताब होता है।
अगर डेथ की बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत उसके घर में राइडल माउंट में हुई। उसकी डेथ की वजह जो है वो प्लोरिटीज ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स मेम्ब्रेन, ये एक डिसीज़ थी, उसकी वजह से हुई जो कि बहुत सवेयर हो चुकी थी। और 23 अप्रैल 1850 को उसकी मौत हो गई। उसकी विडो मैरी एचेंसन ने उसके मेमोरियल के तौर पर द प्रेल्यूड उसको पब्लिश करवाया। उसकी मौत के 3 माह बाद उसको पब्लिश करवाया गया, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम थी। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था, उसको पोम की फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था और पोम की फॉर्म में लिखा गया था। तो ये था एक बेसिकली एक ब्रीफ सा बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें हमने उसकी अर्ली चाइल्डहुड से लेकर उनकी डेथ तक तमाम वाक़यात को डिस्कस किया और हमने उनके वर्क्स को डिस्कस किया और किस तरह जो हैं वो पोइट लॉरिएट बने और बाकी उनके जो अजीज़ों का उनकी डेथ से उनकी पोइट्री पे किस तरह इफेक्ट हुआ। तो हमने तमाम इवेंट्स को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।